अंकल अपना फोन दे दो प्लीज, मैं गेम खेलकर वापस कर दूंगा। 3 साला अदन जवार अफंदी की टांग से लिपटा मासूमियत से बोला, निकलो इधर से, साहब को तंग मत करो। चौकीदार के जोर से झिड़कने पर जवार ने इशारे से इसे रोका और बच्चे को अपनी गोद में उठाते हुए अपना फोन दे दिया। वो खुशी से चहकते इसके गालों को चूमने लगा। प्यारे अंकल, आप कितने अच्छे हो, मेरे बाबा बन जाओ ना प्लीज। मेरे बाबा बहुत गंदे हैं, मुझे छोड़कर चले गए। जवार ने नरमी दिखाई तो बच्चा गेम छोड़कर बातें करने लगा। तभी शफक फूली सांसों के साथ वहां पहुंची। बेटा तुम इधर हो। मैं बात अधूरी थी कि जवार के साथ इसकी नजरें टकराते ही दोनों अपनी जगह साकित हो गए। आपकी जरूरत कैसे हुई मेरे बच्चे को हाथ लगाने की? मम्मा अंकल को मत डांटो, जवार के जवाब से पहले इस बड़ी सी गाड़ी में बैठा वो बेताबी से इंतजार कर रहा था। जैन हमेशा की तरह आने में देर कर रहा था और अपने हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में पेवस्त किए वो इसकी आमद का मुंतजर था। कुछ देर पहले जैन ने ही इसे कॉल की थी कि वो आधे घंटे में घर से निकल रहा है, सो इसे रिसीव कर लिया जाए। और अब 10 मिनट से वो इंतहाई खौफ का शिकार होकर जैन का मुंतजर था। गाड़ी में बैठा हुआ ड्राइवर तंदही से अगले हुक्म का इंतजार कर रहा था, जबकि बाहर खड़े हुए गार्ड्स धूप में झुलस रहे थे। आम सोसाइटी के बाहर कम रश वाली सड़क पर इसकी शानदार सी गाड़ी न जाने कितने लोगों को मजबूर कर रही थी कि वो इसे मुड़ मुड़ कर देखें, जबकि इसकी शानदार गाड़ी की तरह इसकी शख्सियत भी ऐसे सहर अंगेज थी। अपनी सुर्ख आंखों को बंद करते हुए इसने गाड़ी की सीट से सर टिका लिया। जैन और इसके दरमियान कोई फर्क था ही नहीं, न कभी इन दोनों ने अपनी दोस्ती को दौलत के मयार पर तोला था। यही वजह थी कि जवार शाह जैसा शख्स जिसने आज तक अपने सगे बाप का इंतजार नहीं किया, वो जैन कुरैशी का इंतजार कर रहा था। अचानक इसे दरवाजे के पास छोटी सी खटपट महसूस हुई। एक गोलमटोल सा बच्चा अपनी बड़ी बड़ी आंखों को मजीद खोलकर अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था और ऐसे एक लम्हे के लिए ये मंजर इस कदर दिलचस्प लगा कि इसने मुस्कुरा कर बच्चे की तरफ देखा और फिर गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। इसका कद इतना छोटा था कि वो बामुश्किल झांकने की कोशिश में मसरूफ था और जैसे गाड़ी का दरवाजा खोला, एक लम्हे के लिए वो डर कर पीछे हटा और फिर अपने छोटे छोटे कदमों को उठाते इस शानदार सी गाड़ी को अंदर से देखने लगा। जवार शाह दिलचस्पी से इसके तासुरात का जायजा ले रहा था। गोलमटोल मुंह, सुर्ख रुखसार और बड़ी बड़ी भूरी आंखें, बिलाशुबा वो बहुत मासूम और खूबसूरत था और ऐसे बच्चों से हमेशा एक खास उनसियत रही थी। इस वक्त वो कहीं जाने का इरादा रखता था, इसलिए शानदार सी ड्रेसिंग में था। इसका मोबाइल इसकी गोद में रखा था और बच्चा कुछ देर इसका चेहरा देखता रहा और फिर मोबाइल की जानिब इशारा करके मुस्कुराया। अंकल आपका बैल ले लूं? वो कुछ देर नासमझी से इस बच्चे को देखकर इसकी बात को समझने की कोशिश करता रहा और फिर जिस वक्त इसकी समझ में बात आई, इसका फलक शगाफ कहका बरामद हुआ और गार्ड्स फौरन इसके जाने मुतवज्जो हुए। आज तक इसे मुस्कुराते हुए नहीं देखा गया था, कुजा कि वो एकदम से इतना बड़ा कहका लगा दे। और ऐसे हंसते हुए देखकर वो बच्चा भी हंस पड़ा। कितनी मासूमियत से वो मोबाइल मांगने की इजाजत ले रहा था और जिस तरह से मोबाइल को बैल का, ये सब कुछ बहुत मासूम था। हाँ हाँ ले लो, तुम्हें चाहिए? इसने अपना महंगा मोबाइल उठाकर इसकी नाजुक हथेलियों पर जमा दिया और वो बामुश्किल इसे संभालते हुए मशकूर निगाहों से जवार को देखता मोबाइल पर अपनी उंगलियां चलाने लगा। देखकर साफ जाहिर हो रहा था कि इसे पहले भी मोबाइल दिया जाता है। भले इसे पासवर्ड खोलना नहीं आता, लेकिन अपनी उंगलियों को इधर से उधर घुमाते हुए वो भरपूर कोशिश कर रहा था और इस कोशिश में मसरूफ होकर इसने अपने दोनों लबों को बाहर निकाल लिया। गोदी में बैठूं? अपनी कोशिश को नाकाम होता देखकर इसने अपनी नाजुक सी उंगली जवार शाह की जानिब करते हुए दोबारा सवाल किया और जवार ने इसे मोहब्बत से उठाकर बगैर अपने महंगे सूट की परवाह किए अपनी रान पर बैठा लिया। आप किसके साथ यहाँ आए हैं? अपनी मम्मा के साथ या बाबा के साथ? वो फिक्रमंदी जाहिर कर रहा था। इतना मासूम और खूबसूरत बच्चा यहाँ अकेला। मम्मा साथ, मसरूफ सा जवाब मिला। और बाबा? न जाने क्यों इसने पूछ लिया। पापा बहुत गंदे हैं, बहुत गंदे पापा। अपने मासूम से चेहरे पर गुस्सा लाते हुए इसने अपने नाजुक से
हाथ को झटका था, जिसका मतलब था कि वो अपने बाप से नफरत का इजहार कर रहे और इसके चेहरे के बिगड़ते हुए तासुरात को देखता रहा। इससे पहले कि वो मजीद इससे मोहब्बत जताता, इससे अदन के नाम की पुकार सुनाई दी। मोबाइल वापस करते हुए वो बाहर झांकने लगा। मम्मा, इसने कदरे जोर से पुकारा था और वो लड़की भागकर गाड़ी की जानिब आई और बगैर जवार शाह को देखे आगे बढ़कर मासूम से अदन को उचक कर अपने बाजू में भर लिया। इस नाजुक सी लड़की की सांस फूली हुई थी, दुपट्टा इसने सीने पर फैला रखा था और लंबे लहराते हुए बाल पुश्त पर बिखरे हुए थे। वो इसकी माँ थी। वो कुछ लम्हों के लिए हैरानगी से इसे देखता रहा, जो बामुश्किल 22-23 साल की थी। फूली हुई सांसों के साथ इसे खुद में समेटते हुए वो काफी परेशान नजर आ रही थी और फिर गर्दन मोड़कर जवार शाह की जानिब देखा। तब इसे एहसास हुआ कि इसके इर्द गिर्द गार्ड्स खड़े हैं। अदन को सीने में भींचे वो जरा सी पीछे हटी। ये क्या तरीके किसी के बच्चे को उठाकर गाड़ी में बिठा लेना, मोहतरम? अपनी आंखों को मजीद बड़ा किए उसने चेहरे पर संजीदगी लाते हुए जवार शाह को देखकर कहा, और जो बड़ी महवियत से इसके तासुरात देखने में मबहूत था। मबहम सा मुस्कुराया। आपका बच्चा खुद गाड़ी तक आया और वो सिर्फ खेल रहा था। वो शायद हालात के पेश नजर खौफ का शिकार थी, लेकिन जवार शाह को इसका गुस्सा बढ़ता हुआ महसूस हो रहा था। बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर बड़े बड़े गार्ड्स के साथ घूमते हैं और समझते हैं कि राह चलती हर चीज आपकी हो गई। आदत के मुताबिक वो भड़क उठी। गार्ड्स ने आगे बढ़कर इसे हटाने की कोशिश की, लेकिन वो बुरी तरह भड़क उठी। खबरदार, अगर मुझे हाथ लगाया तो आपसे यही गन खींचकर आपके सर में दे मारूंगी मैं। इसकी आवाज बुलंद से बुलंदतर होती चली जा रही थी। इर्द गिर्द से गुजरते हुए लोग मतवज्जो होने लगे और जवार शाह हैरत के साथ अब गुस्से का शिकार होने लगा था। मोहतरमा, आप हद से बढ़ रही हैं। इसने बाहर निकलते हुए से शांत करना चाहा, लेकिन शफक पिछले आधे घंटे से जिस कदर परेशानी का शिकार थी, अब इतनी आसानी से तो ये बात भूल नहीं सकती थी, इसलिए सारा गुस्सा इस अजनबी पर निकाल दिया। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ आप जैसे लोगों को, छोटे बच्चों को पकड़कर अगवा करने वाले लोग। इर्द गिर्द से गुजरने वाले लोग भी इस बेहतरीन से शख्स की तजलील होती देखकर रुक गए और जिंदगी में पहली बार कोई इसके सामने फनकार रहा था और वो चाहने के बावजूद कुछ नहीं कर पा रहा था। दांत पीस कर वो आगे बढ़ा, लेकिन दूसरी जानिब से आने वाले जैन ने इसका बाजू पकड़ा। वेट वेट वेट, क्या हुआ है, मुझे बताएं। वो इन दोनों के दरमियान हायल हो गया। जी समझाइए इनको मेरे बेटे के आसपास नजर ना आए, वरना बहुत बुरा पेश आऊंगी। मैं और पुलिस भी बुला सकता हूँ। वो ये नहीं जानती थी कि वो जिस पुलिस बुलाने की धमकी दे रही है वो शहर का जाना माना बिजनेसमैन है। पुलिस आखिर भी इसका क्या बिगाड़ लेगी, और ना ही इसके पास कोई मजबूत शवाहिद मौजूद थे जो वो पुलिस को बुला सकती। अगली बार शौक से बुला लीजिएगा, लेकिन इस वक्त अपनी जुबान बंद रखें आप। जवार शाह की धारती हुई आवाज पर वो उछलकर 2 कदम दूर हुई। इस वक्त इसके चेहरे पर खौफ नजर आ रहा था। अपने लबों को बाहम जोड़े, रुखसारों पर पड़ने वाले गड़ों को उभारे, वो अपनी आंखों को पटपटाते हुए इस शख्स को देखती रही। लड़ाई खत्म करें मम्मा, अंकल को सॉरी करें। रोते हुए अदन इस अजनबी की हमायत में बोल रहा था, जबकि इन दोनों पर एक एक नजर डाले जवार पलट कर गाड़ी में बैठा। जैन भी दूसरी जानिब से आकर बैठा और लम्हों में वो गाड़ी बढ़ा कर ले गए, जबकि अदन को चूमते हुए वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाती दोबारा बाजार की तरफ जाने लगी। इसे यहाँ से कपड़ों की सिलाई के हवाले से कुछ चीजें खरीदनी थी और साथ ही साथ वो सब्जियां भी खरीदना चाहती थी। इसने अदन को मुसलसल उठा रखा था क्योंकि रश बहुत ज्यादा था, लेकिन कुछ देर के लिए इसे नीचे खड़ा करके वो जैसे चीजें उठा उठा कर दुकानदार को देने लगी, अदन वहां से गायब हो गया। वो शदीद खौफ का शिकार हो चुकी थी कि इसकी सांस ही अटक गई। इर्द गिर्द इसे ढूंढते हुए वो यकीनन पागल हो चुकी थी। इन गुजरे हुए 10-20 मिनट ने इसे बेहाल कर दिया। अदन जा कहाँ सकता है इन लोगों के दरमियान? खुद तो किसी को पहचानता ही नहीं, ठीक तरह से नाम भी नहीं बता सकता। मारे बेबसी के इसकी आंखों में आंसू चमकने लगे। जब कुछ देर के बाद वो इन गाड़ियों की जानिब आई और यहाँ से अदन को पाकर बगैर सोचे समझे जो मुंह में आया कहती चली गई। अब इसे एहसास तो हो रहा था, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। सर झटक कर वो बाकी खरीदारी को तर्क करती रिक्शा रोके घर की जाने बढ़ने लगी।
हा 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 जवारशा, ग्रेट मैन, शानदार बिजनेसमैन, बेस्ट पर्सनालिटी। सड़क के किनारे खड़े होकर एक लड़की ने बेइज्जती कर दी। यार, बात हजम नहीं हो रही। जैन का हंस हंस कर बुरा हाल था, जबकि अपने दांतों को सख्ती से एक दूसरे में दबाए वो अपने चेहरे भींच कर बैठा था। बस नहीं चल रहा था कि वो इस छोटी सी चूजी को वही गर्दन मड़ोड़ कर सड़क के किनारे फेंक देता। इस बच्चे के साथ से वक्त गुजार रहा था और इस लड़की ने बगैर इसका चेहरा देखे इतनी बातें सुना दी। आज तक जो भी लड़की इसके सामने आई, इसकी पर्सनालिटी के ज़रिए असर कुछ देर के लिए बोल नहीं पाई। कौन सी लड़की थी जिसने आज तक मुड़कर ऐसे नहीं देखा? और वो बददिमाग बेवकूफ लड़की से सौ सौ बातें सुनाकर चली गई। जैन, अगर तुमने हंसना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें चलती गाड़ी से धक्का दे दूंगा। इसने चेहरे को मोड़ते हुए जैन को देखा और जैन ने बामुश्किल अपने लबों पर उंगली जमाए खुद को हंसने से बाज रखा, क्योंकि मुकाबिल से कुछ बैद नहीं था कि इसे चलती गाड़ी से धक्का देकर नीचे गिरा देता। वो जो कहता था कर गुजरता था। कुछ देर तक वो लड़की इसके जहन पर मुसल्लत रही, लेकिन आज की मीटिंग शानदार थी और वो किसी भी तरह से अपने मूड को खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए सर झटक कर अब प्रेजेंटेशन की तरफ मतवज्जो हो गया। साथ ही साथ जैन की वजह से इतनी देर हो गई, वरना वो हमेशा से वक्त का पाबंद रहा है। वो शाम बेहतरीन थी, बेहतरीन और कामयाब शाम। इसने कभी नहीं सोचा था कि इस बेवकूफ लड़की से दोबारा वो कभी मुलाकात कर पाएगा, लेकिन नहीं जानता था कि मुकद्दर में जो कुछ लिखा होता है वो होकर रहता है। हो सकता है मुकद्दर ने इन्हें एक बार फिर मिलाया तो दूसरी बार मिलाने के लिए भी कोई बहाना ढूंढ ले, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो बहाना इतनी जल्दी इसे मैसर आ जाएगा। इस रोज वो अपनी खरीदारी की गर्ज से शहर के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में मौजूद था। अमूमी तौर पर वो अपनी शॉपिंग यहीं से किया करता और आज रश काफी ज्यादा था, क्योंकि इन दिनों खरीदारी पर ऑफ लगा हुआ था। इसलिए शानदार लोग जोक दर जोक खरीदारी की गर्ज से आ रहे थे। इसने अपने लिए 3-4 शर्ट्स पसंद की। इन्हें पैक करवाने का हुक्म देते हुए वो बीजान के लिए कुछ खरीदने की गर्ज से दूसरी जानिब चला आया। मम, मुझे घर जाना है। तुम जानती हो मेरा घर जाना कितना अर्जेंट है। मेरा बच्चा घर में अकेला है। इसे अपने उकब से आवाज सुनाई दी। वो मुड़कर देख नहीं पाया। वो किसकी आवाज थी इसे अंदाजा नहीं हुआ, क्योंकि इस नाखुशगवार वाक़े को अब एक हफ्ता पहले वो अपने जहन से मिटा चुका था। चली जाओगी? पहले भी मैं कितनी मिन्नतों से तुम्हें लेकर आई हूँ। प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो, कुछ खरीदने दो, इसके बाद चलते हैं। दूसरी लड़की ने कदरे झंझलाते हुए लहजे में कहा। आवाजें करीब आती जा रही थीं। बीजान के लिए एक हल्की सी नफीस शॉल लेकर वो पलटा और सामने करीब आती हुई लड़की को देखकर ठटक कर रुक गया। वो लड़की भी उड़ी हुई रंगत के साथ इसका चेहरा देख रही थी। वो वही थी, वही फूली हुई सांसों वाली शफक जो इस रोज बगैर कुछ जाने इस पर हावी हो गई थी। दोनों में सिर्फ चंद कदमों का फासला था। निदा का हाथ पकड़ते हुए वो साइड से गुजरने लगी, लेकिन घबराहट में इस कदर लड़खड़ाई के मुकाबिल के कंधे से जा टकराई और मुकाबिल ने मजबूती से इसका बाजू थाम कर इसे गिरने से बचाया था। मुझे लगता है कि आपको सिर्फ जुबान का इस्तेमाल करना आता है, थोड़ा आंखों का भी इस्तेमाल सीख लीजिए। वो तंज करने से बाज नहीं आया। अगर मैं नहीं देख सकती थी तो आप देख लेते। एक शेर था, दूसरा सवा शेर। और इसने दांत पीसते हुए शफक का चेहरा देखा। ये माल आपके शौहर का नहीं है जो आप यहाँ हर जगह दंदनाती फिरे। और ना जाने क्यों इसे बहस लग रहा था और इसके मुंह से ये अल्फाज सुनकर शफक का चेहरा लम्हे भर में सुर्ख हो गया। इसने लबों को दांतों में दबाकर पास खड़ी निदा को देखा था, जो बामुश्किल अपनी हंसी छुपाए हुए थी। मोहतरम भाई, आपको गलत फहमी हुई है। इनका कोई शौहर नहीं है, और अगर हो भी तो इतने बड़े मॉल का मालिक नहीं हो सकता। निदा अपनी शरीर तबीयत के जेर असर आंखें मटकाते हुए अपने सामने खड़े जवार शाह को देख रही थी, जो न जाने कितनों के लिए मरकज निगाह बना हुआ था, लेकिन कम से कम शफक के लिए नहीं। और इस लम्हे इसने भरपूर निगाहों से शफक का चेहरा देखा। आपका शौहर नहीं है तो वो बच्चा बगैर शौहर के पैदा कर लिया आपने। न जाने क्यों गुस्से में से क्या हुआ था, अपने चेहरे को संजीदा रखे इसने कह तो दिया, लेकिन शफक का अगला कदम बिल्कुल बेख्तियार था।
इसने खींचकर एक जनाटेदार थप्पड़ जवार शाह के मुंह पर दे मारा। थप्पड़ इतना शदीद था कि वो कुछ लम्हों के लिए हैरत का शिकार खड़ा रह गया। ये रिवाज हमारे यहाँ नहीं होता, बगैर शौहर के बच्चे पैदा करना। आपके यहाँ होता होगा। बगैर लोगों की परवाह किए इसने डायरेक्ट जवार शाह की आंखों में देखा था। वो इससे पहले कि खफा होकर ऐसे दबोच लेता, इर्द गिर्द से गुजरते हुए लोगों पर नजर डालकर इसने बेख्तियार अपने गाल को छुआ। इसे तो याद ही नहीं था कि जिंदगी में कभी किसी ने इसके मुंह पर थप्पड़ मारा होगा। वो जवार शाह था, शाह ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का जगमगाता हुआ सितारा, शाह हवेली का इकलौता चश्मो चिराग, वो शख्स जो लोगों को अपनी उंगलियों पर नचाना जानता था, वो जो लोगों को सिर्फ दीवाना बनाना जानता था। इसे एक मामूली सी लड़की ने थप्पड़ मार दिया, जिसके ना कोई औकात थी और ना कोई मर्तबा। गजब खुदा का, ये क्या कर दिया है तुमने? खुदा का खौफ किया करो शफक। निदा इसे दबोच कर लिफ्ट के जानिब लेकर जा रही थी। इसके कदम तेज थे, लेकिन शफक इसके साथ खींचे जा रही थी। लिफ्ट से उतरते हुए इसने एक बार फिर पलट कर जवार शाह को देखा, जिसकी चैलेंज करती हुई आंखों से डर कर अपनी आंखों को मींच दिया। वो सर झटक कर रह गई। इन अमीरजादों का इलाज ऐसे होना चाहिए, बढ़ाया मेरे किरदार के बारे में बात करने वाला। अपने चेहरे की तमाजत को कम करते हुए वो निदा को खींचकर मॉल से बाहर ले आई और घर के जानिब चल पड़ी। वो नहीं सोच सकती थी कि आज का दिन इतना बेकार होगा। ऐसे हरगिज भी उम्मीद नहीं थी कि वो सरफिरा जो हकीकत में है इसे इतना गुस्सा देगा कि वो इस पर हाथ उठा देगी। शाम तक वो वाकई इसके ज़हन की स्क्रीन पर मंडलाता रहा और फिर इसने खुद को मामूल के मुताबिक कामों में और अदन की छोटी मोटी बातों में मशगूल कर लिया। ये इसकी जिंदगी थी और फिलहाल वो अपनी जिंदगी से बेतहाशा खुश और मुतमईन थी। मर्दान खाने में पूरे ठाठ से बैठे हुए इस शख्स की शान शौकत अनोखी थी, लेकिन आज के इसके चेहरे पर छाई हुई संजीदगी और सख्ती बिल्कुल मुख्तलिफ थी। इसके करीबी मुलाजिम हक नवाज ने झुकते हुए इसका चेहरा देखा। शाह साईं, कोई परेशानी है? वो न जाने कितनी देर से इसे गुमसुम बैठा देख रहा था। गर्दन मोड़ते हुए उसने हक नवाज का चेहरा देखा। परेशानी है हक नवाज, और बहुत बड़ी परेशानी है। अपनी मुट्ठी को जोर से बंद करते हुए उसने अपनी उंगलियों के किनारों पर अंगूठा फेरा। नौकर हाजिर है साईं, मुझे बताएं, मैं हल निकाल दूं। वो हमेशा की तरह इस पर जान निछावर करने को तैयार रहता, लेकिन वो जानता था ये परेशानी ऐसी परेशानी है जिसका हल हक नवाज के पास भी नहीं होगा। कुछ देर वो इसे देखता रहा और फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए अपना मोबाइल निकाला और कुछ लम्हों के बाद इसने एक मासूम सी लड़की की तस्वीर निकालकर हक नवाज के सामने रखी। इस लड़की ने एक छोटे से बच्चे को अपनी गोद में भर रखा था। यूं लग रहा था जैसे कि किसी पार्क में ली गई तस्वीर है। ये परेशानी है शाह साईं? हक नवाज जी भरकर हैरान हुआ। आज तक इसके शाह साईं की परेशानी की वजह कोई लड़की नहीं बनी। एक लड़की जिसका चेहरा हिजाब में लिपटा हुआ था, बेदिहानी में ली गई तस्वीर में भी इसके हिस्से की मासूमियत बिल्कुल वाज़ेह थी। हाँ हक नवाज, अब ये लड़की तुम्हारे शाह साईं के लिए परेशानी बन चुकी है। इसके साथ मौजूद बच्चा हर सूरत मुझे यहाँ फार्म हाउस पर चाहिए, बाहिफाजत। इसे यकीन था कि वो उसे हुक्म देना जानता है और इस हुक्म की पैरवी कैसे करनी है ये हक नवाज का काम है। इसे मालूम था कि इस तस्वीर के जरिए हक नवाज एक रात में इसका सारा बायोडेटा किस तरह निकालेगा। ये इसके बाएं हाथ का खेल था। पिछले 10 सालों से हक नवाज इसके साथ था, किसी साए की तरह। आगा जान ने इसे जब से जवार शाह की जिम्मेदारी सौंपी थी, इसने कभी भी जवार शाह को मायूस नहीं किया था और वो रात भर ऐसी ही थी। अगले दिन वो इसकी तमाम मालूमात के साथ हाजिर था। ये तकरीबन 11 बजे का वक्त था। वो इस वक्त बेदार हुआ, आंखों में नींद का खुमार उतरा हुआ था। बाथ टॉवल में सुलगती हुई सिगरेट को लबों में दबाकर वो हक नवाज का चेहरा देख रहा था। पूरा नाम शफक मुर्तजा। कुछ अरसे पहले बाप का इंतकाल हो चुका है। माँ फॉलिज की मरीज है। छोटे से घर में सलाई का काम करती है और साथ में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। सिगरेट का जायका लेते हुए वो हक नवाज की बात को सुन रहा था। इसके चेहरे पर एक मबहम सी मुस्कुराहट फैली हुई थी। ऐसे कभी भी हक नवाज की वफादारी पर शक नहीं हो सकता था। गैर शादीशुदा है, सरकार अपनी भतीजे को पाल रखा है, ऐसे अपनी औलाद से ज्यादा चाहती है। लबों से सिगरेट को दूर हटाकर इसने अपने लबों को जरा सा बाहर निकालते हुए मसनूई हैरानगी चेहरे पर सजा ली। तभी से इस शौक पर इतना
और गुस्सा आया कि इसने जवार शाह को थप्पड़ झाड़ दिया। जिस वक्त ये बच्चा पैदा हुआ था इसकी भाभी इंतकाल कर गई थी। इसके बाद ये बच्चा इसकी जिम्मेदारी है। इसे अपनी माँ समझता है। हक नवाज ने अपनी बात को मुकम्मल किया और मुअद्दब होकर सर झुकाकर इसके सामने खड़ा हो गया। कुछ देर के बाद इसने हाथ उठाकर 2 उंगलियों के इशारे से इसे इजाजत दे दी जाने की और अगले 2 मिनट के अंदर अंदर वो कमरे से गायब हो चुका था। इसे हुक्म मिल चुका था, अब इसे अगले हुक्म की पैरवी करनी थी। वो छोटा सा गोल मटोल बच्चा जिसे वो इतनी मोहब्बत करती थी वो इसका बेटा नहीं था। इसकी उम्र बहुत कम है, लेकिन वो जितनी महारत और मुकम्मल तरबियत के साथ इसे साथ लिए फिरती। इसने बगैर पैदा किए औलाद पालना सीख ली थी और वो बच्चा बिल्कुल इसकी औलाद के जैसा ही था। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, बस एक बार तुम्हारी अकड़ तोड़नी है और इसके बाद तुम आजाद हो। सिगरेट को बुझाकर साइड पर फेंकते हुए वो उठकर खिड़की के सामने आकर खड़ा हो गया। इस वक्त इसकी सोचों का मरकज सिर्फ और सिर्फ वही लड़की थी जिससे वो आज रात निपटने वाला था। ये जाने बगैर कि ये रात इस लड़की पर किस कदर भारी पड़ सकती है, इसके सारे गुरूर को इस तरह तोड़ देगी कि वो बेयारो मददगार रह जाएगी। सुरमई शाम ने पूरे जहां को अपनी लपेट में ले लिया। इसकी गाड़ी जिस वक्त फार्म हाउस के सामने रुकी, फार्म हाउस में मौजूद मुलाजमीन बिजली की तेजी के साथ इधर उधर दौड़ने लगे। इन्हें अपनी जिम्मेदारियां संभालनी थी क्योंकि इन्हें मालूम था कि इनका सरपरस्त आ गया। जल्दी से आगे बढ़ते हुए गाड़ी का दरवाजा खोल दिया और वह गाड़ी से नीचे उतरा। तकरीबन आधा घंटा पहले हम बच्चे को ले आए हैं, लेकिन वो काफी डरा हुआ है, रो रहा है। इसके साथ साथ चलता हुआ हक नवाज इसे सारी सूरत हाल से आगाह कर रहा था और वो तेज कदम उठाते हुए वो अंदर की जानिब बढ़ रहा था। खुशबुओं में बिखरा हुआ वजूद, ऊंचा लंबा कद, बड़ी बड़ी शानदार आंखें और सलीके से बने हुए बाल, वो हकीकत में जगमगाता हुआ सितारा था जिसकी रोशनी दूसरों को ठड़कने पर मजबूर कर देती है। वो लाउंज में सोफे पर बड़ा जमान था। मासूम और उदास बच्चे ने जवार शाह को देखा और एक लम्हे के लिए इसकी आंखें चमक उठी। अंतल अपनी तोतली जुबान में से पुकारते हुए वो इसे पहचान चुका था और ना चाहते हुए भी जवार शाह के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट फैल गई। वो बेतहाशा क्यूट बच्चा था, इतनी प्यारी बातें करने वाला कि जवार शाह ने आगे बढ़ते हुए से उठा लिया। गंदे अंकल मुझे ले आए हैं, मुझे घर छोड़ आए मम्मा पास। इसने हक नवाज की तरफ देखते हुए मुंह बसोड़ा और मुंह बसोड़ते हुए इसके चेहरे पर अजीब सा अक्स उभरा था। जवार शाह ने बामुश्किल इसके चेहरे से नजरें हटाई। हक नवाज तुमने परेशान किया हमारे दोस्त को। वो मसनूई गुस्से से हक नवाज को देख रहा था। नहीं सरकार, हमारी इतनी मजाल। हक नवाज भी इसकी बात के मफहूम को समझते हुए मुस्कुरा दिया और इसने मोबाइल निकाल कर अदन को दिखाना शुरू कर दिया था। आप ये देखो, आप आज मेरे पास रहोगे, आपकी मम्मा ने खुद भेजा है। मैं आपके लिए मजे की चीजें बनवा देता हूँ। साथ ही इसने बावर्ची को इशारा किया था कि सब कुछ बना कर ले आए जो बच्चे खाते हैं। कुछ देर पहले जो अदन निहायत खौफजदा था, परेशानी का शिकार होकर बार बार मम्मा को पुकार रहा था, अब निहायत इत्मीनान के साथ मोबाइल देखने में मसरूफ था। मोबाइल देखने के बाद जवार शाह ने इसे अपने हाथ से खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद जवार शाह ने इसे अपने हाथ से खाना खिलाया, इसी की गोद में लेट गया। शायद इसे गोद में सोने की आदत थी। नरमी से वो इसके बालों को सहलाता रहा। इसे इस बच्चे से कोई भी दुश्मनी नहीं थी। वो सिर्फ और सिर्फ इस लड़की को तड़पाना और डराना चाहता था। इसे बताना चाहता था कि जवार शाह किस चीज का नाम है, ताकि अगली बार जवार शाह के खिलाफ जाने से पहले वो 1000 मर्तबा सोचे। एक जानिब जहां अदन इत्मीनान के साथ सो रहा था, वहीं दूसरी जानिब इस घर में कहराम बर्पा हो चुका था। यासिर ने आगे बढ़कर बालों से दबोच लिया। तुम होती कौन हो मेरे बेटे की सरपरस्ती करने वाली? वो हमेशा का बदतमीज इंसान आज भी बदतमीजी पर उतर आया। मेरा बेटा, शर्म नहीं आती मेरा बेटा कहते हुए आपको? वो भी कहाँ पीछे हटने वाली थी। इस वक्त इसकी अपनी जान पर बनी हुई थी, लेकिन वो किसी को बात करने का मौका नहीं दे सकती थी। सुन रहे हैं आप इसकी जुबान? अम्मी से बताएं कि मुझसे मेरा बेटा खो गया है। अपनी बीवी के गुजर जाने के बाद यासर ने कभी भी इसे अपनी औलाद तस्लीम नहीं किया, ना कभी इसकी जरूरियात को पूरा किया, ना ही बिला वजह मोहब्बत जताई। बस कभी कभार अगर वो पास आकर बातें करता तो यासर बात कर लिया करता, और अगर मूड ना होता तो इसे बुरी तरह झड़क देता। इसलिए शफक ने कभी इसे यासिर के रहमो करम पर नहीं छोड़ा।
آج عصر کے قریب ہی وہ گھر کے دروازے سے غائب ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کون لوگ تھے، لیکن اس نے گاڑی میں اسے لے جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ دونوں رپورٹ درج کروانے کے لیے گئے، لیکن پولیس نے انہیں تسلی دلاتے ہوئے واپس بھیج دیا کہ وہ کچھ دیر انتظار کریں، ڈھونڈنے کی کوشش کریں، ہو سکتا ہے بچہ مل جائے۔ اور ویسے بھی گمشدگی کی رپورٹ تقریباً 24 گھنٹوں کے بعد ہی درج کروانی جاتی ہے۔ وہ رات بھیانک رات تھی۔ اس رات میں اس نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھ بند نہیں کی۔ فجر تک وہ رو رو کر ہلکان ہو چکی تھی۔ اس کا نازک سا بچہ جس کی ماں کے گزر جانے کے بعد اس نے اپنی ہاتھوں میں اٹھا کر اس کی پرورش کی، اس کی ضروریات کا خیال رکھا، وہ بچہ جس نے پہلی بار اسے مما بولا، اگر وہ اس کے ہاتھوں سے غائب ہو جاتا تو وہ خود کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتی تھی۔ فجر تک وہ اسی اضطراب میں بیٹھی رہی اور فجر کے قریب وضو کر کے جائے نماز پر آ بیٹھی۔ اللہ جی، آپ تو جانتے ہیں نا، میں چاہے سے لاکھ اپنا بیٹا بنا لوں، لیکن وہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ اگر یاسر بھائی نے میرے خلاف جانے کی کوشش کی تو، اگر میرے بچے کو کچھ ہو گیا تو، ہزاروں طرح کے سوال اس کے ذہن کی اسکرین پر گردش کر رہے تھے۔ اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ نہیں، وہ اتنی مایوس نہیں ہو سکتی تھی، مایوسی کفر ہے اور اس نے کبھی مایوس ہونا سیکھا ہی نہیں تھا۔ جائے نماز پر وہ جانے کتنی دیر بیٹھ کر دعائیں کرتی رہی، اس کے بعد تلاوت کی اور پھر جائے نماز کو سمیٹتے ہوئے اتری تھی کہ اس کا موبائل بجا اور اس وقت آنے والی کال نے اسے چونک جانے پر مجبور کر دیا۔ اس نے آگے بڑھ کر موبائل اٹھایا، لیکن اسکرین پر جگمگاتا ہوا نمبر بالکل نیا تھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ عدن قریشی آپ کے پاس بخیر و عافیت پہنچ جائے تو 9 بجے سے پہلے اس پتے پر پہنچ جانا۔ یاد رکھنا تمہارا پہنچنا بہت ضروری ہے۔ مقابل بغیر اس کی بات سنے اپنی بات بتاتا جا رہا تھا اور وہ جو عدن کے نام پر اٹک گئی۔ وہ بے یقین کھڑی تھی۔ تم کون ہو اور میرا بچہ تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ اس کی بھرائی ہوئی آواز نے کمرے کے در و دیوار کو ہلا دیا۔ یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جو ایڈریس بتا رہا ہوں اس ایڈریس پر پہنچ جانا، اور کوئی چالاکی یا ہوشیاری کی تو تمہارا بچہ جان سے جائے گا۔ آخری دھمکی پر وہ کام کر نفی میں سر ہلاتی رہ گئی۔ میں کچھ نہیں کروں گی، پلیز میرے بچے کو کچھ مت کرنا۔ اس کی ممتا تڑپ رہی تھی، چاہے وہ اس کا بچہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس نے تب سے اسے اپنے ہاتھوں میں بھرا جب اس کی سگی ماں موجود نہیں تھی۔ وہ اسے ماں سمجھتا تھا تو وہ بھی اس کے لیے اس کی اولاد کے برابر تھا۔ اندر کی وحشت بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ یاسر کو بتائے، لیکن یاسر جس قدر سرپھرا انسان تھا، اسے معلوم تھا وہ سارا قصہ بگاڑ سکتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا جس سے بات کر کے وہ اپنی وقتی گھبراہٹ کو کم کر کے مدد مانگ لیتی۔ خدا کا نام لے کر وہ اپنی شال سنبھالتے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے نکل گئی۔ پورا راستہ وہ مسلسل دعا کرتی رہی کہ اسے ہر صورت عدن مل جانا چاہیے۔ نہ جانے سے رات کیسے گزاری ہوگی، وہ کتنا تڑپا ہوگا، کتنی بار اسے بلایا ہوگا، اور کون تھا یہ ضدی اور انا پرست شخص جس نے دولت کا مطالبہ کرنے کے بجائے اسے یہاں بلانا مناسب سمجھا۔ وہ عالی شان سا فارم ہاؤس تھا جس کے اندر قدم رکھتے ہی در و دیوار نے اسے مبہوت کر کے رکھ دیا۔ یہ جگہ اتنی خوبصورت بنائی گئی تھی کہ کسی کے بھی رہنے کے لیے یہ ایک ایسا گھر تھا جو صرف خوابوں میں دیکھا جا سکتا، اور جو حقیقت کو میں اپنے خواب دیکھ رہی تھی۔ آپ نے جائزہ لے تو لیا، تو اب ہمیں اندر جانا چاہیے، سائیں آپ کے منتظر ہیں۔ کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھنے کے بعد حق نواز نے ادب سے کہا تو وہ منہ بسور کر رہ گئی۔ جس طرح مالک سر پھرا تھا، بالکل اسی طرح ملازمین بھی سر پھرے ہیں۔ اپنے وجود کو شال میں چھپائے وہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو یہاں تلاش کرنے آ تو چکی تھی، لیکن اپنی عزت کی فکر اسے ستائے جا رہے تھے۔ کوئی بھی نہیں تھا جو اس کے سر پر ہاتھ رکھتا، کوئی بھی نہیں تھا جو اس کی بات کو تسلیم کرتا۔ وہ اپنے لیے خود ہی کھڑی ہونے والی تھی، لیکن اندر موجود شخص کو دیکھ کر وہ بے یقین رہ گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ شخص اس حد تک گر سکتا ہے۔ آپ؟ اس نے بے یقینی سے پوچھ لیا، اور زوار شاہ نے اسے سنجیدہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بازو سینے پر لپیٹ لیے۔ جی بالکل میں۔ کوئی شک؟ وہ اب ہلکا سا لبوں کا کونا کھینچ کر مسکرایا تھا۔ میرا بچہ کہاں ہے؟ مصیبت انسان، کیوں ہم پر ٹوٹ پڑے ہو؟ وہ حلق کے بل چیخی، اور زوار شاہ نے آگے بڑھ کر اس کی گردن کو دبوچ لیا۔
मुझे किसी की ऊंची आवाज और ऊंचा लहजा पसंद नहीं है, खास तौर पर अपने सामने। वो इंतहा से ज्यादा इसके करीब खड़ा था, इतना करीब कि वो लड़खड़ा कर दूर होने लगी, लेकिन फिर भी जैसे इसके कदमों को किसी चीज ने सख्त गिरफ्त में ले लिया। मेरा बच्चा कहाँ है? वो बेचारगी से इसकी जुबान से निकला, लेकिन आंखें भरी हुई थी। मेरे पास बहुत हिफाजत से रखा हुआ है मैंने, लेकिन मुझे इनकार की सूरत में तुम्हारे लिए मसला हो सकता है, और तुम्हारे बच्चे के लिए भी। वो ढिठाई से धमकी दे रहा था। वो वैसे ही बर्ताव कर रहा था जिससे बर्ताव की इससे उम्मीद की जा सकती थी। क्या मतलब है आपका? इसका लहजा लड़खड़ाया। वही जो मैं चाहूंगा। ना जाने क्यों उसे जवार शाह की आंखें हवस परस्त लग रही थीं। वो अपनी इज्जत नहीं गंवाना चाहती थी, इसलिए से जवार शाह के सामने हाथ जोड़ दिए। खुदा का वास्ता है मेरा पीछा छोड़ दें। मैं एक शरीफ लड़की हूं और मुकाबिल नहीं था। मैं भी शरीफ लड़का हूं, तो क्यों ना दो शरीफ लोग एक शरीफ रिश्ते में मुंसलिक हो जाएं। इसके कान के करीब झुककर वो जहरालूद सरगोशी कर रहा था, ऐसी सरगोशी जिसे वो सुन तो सकती थी लेकिन कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। खुद को फड़फड़ा कर आजाद करवाने की कोशिश में हलकान होकर वो दम साधे खड़ी रही, लेकिन मुकाबिल ने इसकी गर्दन से इसके बालों को हटाकर इसका चेहरा अपनी जानिब मोड़कर देखा। निकाह कर लो मुझसे, सिर्फ चंद घंटे गुजार कर वापस चली जाना, ताकि तुम्हें अंदाजा तो हो जाए कि जवार शाह अना परस्तों का हाल क्या करता है। ये कैसा शख्स था जो एक बात को बुनियाद बनाकर इसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहता था। कोई भी मेरा यकीन नहीं करेगा, मेरा भाई मुझे मार देगा। मेरे साथ ऐसा मत करें। रोते रोते वो इसके कदमों में बैठ गई। अना तो यही टूट चुकी थी, लेकिन वो शख्स कुछ और ज्यादा था। शायद इसकी अपनी अना नहीं टूट रही थी। निकाह तो तुम्हें हर सूरत करना होगा, वरना तुम यहाँ से कभी भी अदन कुरैशी को नहीं ले जा सकती। वही धमकी जो इसके लिए जानलेवा साबित होती। इस वक्त वो अपने आप को ऐसे लाइलाज मरीज के तौर पर मुतारिफ करवा रही थी जैसे हर तरफ से जवाब मिल गया हो, लेकिन फिर भी वो जिंदा रहने के लिए हाथ पांव मारे। इसने वो फैसला कर लिया जो करने के मुतालिक वो सोच भी नहीं सकती थी। निकाह का फैसला बाद में जो होता देख लिया जाता, लेकिन इस वक्त इसे अपने बच्चे की हिफाजत और अपनी इज्जत जरूरी थी। ठीक है जवार शाह, मैं तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। इसने हामी भर ली और जैसे हर चीज का इंतजाम पहले से मौजूद था, तकरीबन 2 घंटों के अंदर ही अंदर काजी, गवाहान और मिठाई का बंदोबस्त कर लिया गया। एक सुर्ख जालीदार दुपट्टा मुकाबिल ने इसकी जानिब उछाल दिया और सीखपा होती निगाहों से दुपट्टे को देखकर वो दांत पीस कर अपने ख्यालात में से कच्चा चुबा चुकी थी। जान लेने का इरादा है? अभी तक तो मेरी दहशतों से आशना होना है, अभी जान दे देंगी तो फिर क्या फायदा। कैसा संगदिल इंसान था वो, जिसके सामने इज्जत नफ्स और रिश्ते कोई हैसियत नहीं रखते थे। अगर इसे आगाज भी था तो सिर्फ और सिर्फ अपनी जिद से, अपनी अना से, इसके अलावा किसी चीज से नहीं। कांपते हुए वजूद को घसीटकर वो इससे निकाह में शामिल हुई, इसके पहलू में आकर बैठी। जब निकाह ख्वान ने निकाह शुरू किया और 3 बार कबूले कहने के बाद इसने अपना सब कुछ इस शख्स पर नछावर कर दिया था। मुकाबिल ने अदन से इसकी मुलाकात करवाई। वो छोटा सा बच्चा इतना खुश और मुतमईन कैसे था? इसे देखने के बाद वो इतना खुश हुआ कि अपने छोटे छोटे हाथों को अपनी मम्मा के रुखसारों पर जमाकर चीख पड़ा और शफक ने इसे खींचकर खुद में पेवस्त कर लिया था। इस रोज वो इस मोहब्बत की बहुत बड़ी कीमत अदा कर चुकी थी। वो नहीं जानती थी कि आने वाले वक्तों में क्या होगा, लेकिन अब इसे इजाजत लेकर अपने रास्ते पर निकलना था। इसकी जिंदगी में जवार शाह और इसका निकाह कितनी हैसियत रखता था, इस बारे में तो वो कुछ नहीं कह सकती थी, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ फरार चाहिए थी। मुझे अब घर जाने दें जवार शाह। मुकाबिल ने कमर से थाम कर इसे अपने करीब खींचा था। जब वो गड़बड़ाते हुए इसके सीने से आ लगी, वो पहली बार इसके सामने लड़ते बिलते जा रही थी। आपको अंदाजा नहीं है कि निकाह के बाद एक और भी जरूरी काम होता है, अगर लगे हाथों वो भी कर लेते तो। और सर से पांव तक सुर्ख होते चेहरे के साथ इसने डुबडुबाती हुई आंखों से मुकाबिल को देखा था। आपने मेरा गरूर तोड़ा है, मेरा मान तोड़ा है, जो मुझे खुद पर था। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? इसकी आंखों में कुछ ऐसा था कि जवार शाह कुछ लम्हों के लिए ठहर कर इसे देखता रहा और फिर झुकते हुए अपने लबों से इसके लबों को छू लिया।
दो दिल कुछ लम्हों के लिए एक ताल पर धड़के, लेकिन शफक को यूं लगा था जैसे इसका दिल हलक में अटक गया हो। तुम पर सर से पांव तक सिर्फ और सिर्फ जवार शाह का हक है और मैं जब चाहूं तुमसे हक ले सकता हूँ, सो मोहतात रहना। इसके नाजुक सी कमर को अपनी गिरफ्त से आजाद कर दिया। जाओ, तुम्हें ड्राइवर छोड़ आएगा, लेकिन याद रखना जवार शाह और इसकी नजरें हमेशा तुम पर कायम रहेंगी। न जाने इस शख्स ने ऐसा क्यों किया, बस एक जिद में आकर इसके चेहरे के तासुरात भी बता रहे थे कि ये सिर्फ और सिर्फ एक जिद का नतीजा था। सो इस निकाह को इतना सर पर सवार करने की हरगिज भी जरूरत नहीं। वो जिस वक्त घर में पहुंची, यासिर ने इस अच्छा खासा हंगामा खड़ा कर दिया था। पहले तुम्हारी वजह से शगुफ्ता की डेथ हो गई, अब तो मेरे बच्चे की जान लेना चाहती हो। यासिर इसका सगा भाई था, इसने शगुफ्ता से लव मैरिज की थी, लेकिन दोनों के दरमियान ताल्लुकात सिर्फ और सिर्फ शगुफ्ता की जिद की वजह से खराब हुए। अक्सर औकात इन दोनों का झगड़ा रहता, क्योंकि शगुफ्ता की जिद यही थी कि वो अलग घर में रहना चाहती है। ऐसे ना ही नंद का वजूद बर्दाश्त था और ना ही वो अपनी फौली ज़दा सास को रखना चाहती थी। पहले पहले ये सारी बातें यासिर को बहुत बुरी लगती। इसने आस्ता आस्ता इसे समझाना शुरू कर दिया, लेकिन वो समझने वालों में से नहीं थी। हर बार वो हत्थे से खड़ जाती और हर बार इख्तिताम एक भयानक झगड़े पर आकर रुक जाता। इसने हमेशा शगुफ्ता से मोहब्बत की, इसका एहसास किया, अपने और इसके रिश्ते के भरम को कायम रखना चाहा, लेकिन शगुफ्ता की मनमानियां दिन ब दिन बढ़ती चली गईं और बिलाखिर इस रोज अदन को पैदा करने के बाद वो इनकी दुनिया को खुदाफिज कहकर परवरदिगार के पास चल बसी। यासिर के लिए बहुत बड़ा धचका था। वो दोनों बेइंतहा झगड़ा करते थे, लेकिन यासिर इससे मोहब्बत करता था। न जाने क्यों उसे लगने लगा कि वो शगुफ्ता को वो सारी खुशियां नहीं दे पाया जो इसका हक बनती थी। इंसान के जाने के बाद इंसान की कदर होती है, लेकिन हकीकत ये थी कि यासिर जीते जी भी इसकी कदर क्या करता। लेकिन मरने के बाद जिस तरह इन्होंने कदम उठाया, ये बिल्कुल ही काबिल मुजम्मत था। आप मेरे बेटे से दूर रहोगी, चाहे जो भी होगा, लेकिन आप इसके पास नहीं आओगी। यासिर ने इसके हाथ से अदन को खींच लिया, जो बुरी तरह रो रहा था। ये क्या पागलपन है? आखिर कौन सी ऐसी मोहब्बत का भूत चढ़ा आपको जो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा? इसने आगे बढ़ते हुए इस छोटे से बच्चे को यासिर की सख्त गिरफ्त से आजाद करवा लिया। खबरदार, अगर तुमने मेरे और मेरे बेटे के दरमियान आने की कोशिश की तो मैं हर चीज को तहस नहस कर दूंगी। बात अगर जिद पर आ जाती तो वो किसी के भी हत्थे आने वालों में से नहीं थी, लेकिन ये शख्स था जो इसे जेर करना जानता था, जिसने इसके गरूर को तोड़ दिया। मैं बहुत जल्द तुम्हारा बंदोबस्त करता हूँ, बल्कि आज रात ही मैं काजी साहब के पास जाता हूँ। जो भी अच्छा रिश्ता इनके पास मैं तुम्हारे साथ फिक्स कर देता हूँ। यासिर को यूं लगता था जैसे इसके और शगुफ्ता की खुशियों के दरमियान इसके घर वाले रुकावट बन चुके हैं। हालांकि रुकावट कोई भी नहीं बनता, या जो भी रुकावट होती है वो अल्लाह की तरफ से होती है। वक्ती तौर पर अगर हम साबित कदम रहते हैं तो तमाम मसाइल हल हो जाते हैं। वो अंदर ही अंदर कुड़ती जा रही थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि इसे इस शख्स समेत हर एक को एक ही कटहरे में खड़ा करके आग लगा दे। अजियत से रोती हुई आंखों के साथ इसने घुटनों पर सर जमा लिया। अब जो भी मुश्किलात इसकी जिंदगी में आनी थी, इसे हर सूरत इन मुश्किलात को तस्लीम करना था। अगर तस्लीम ना करती तो फिर हारी हुई कहलाई जाती, लेकिन इसे मंजूर नहीं था कि वो अपनी कहानी में खुद ही हार मान ले। इस रिश्ते की अहमियत को ना समझते हुए इसने चुपचाप खामोशी इख्तियार कर ली। इसके भाई ने चंद लोगों से बात की, चंद लोगों ने इत्मीनान जाहिर किया और ये भी वादा दिलाया कि वो इनकी बहन को हमेशा खुश रखेंगे, लेकिन वो हर सूरत कोई माकूल शख्स ढूंढना चाहता था, जबकि वो अंदर ही अंदर सुलगती जा रही थी। ना ही इस शख्स से इस निकाह को किसी रास्ते पर लगाया और ना ही इसे आजाद किया। वो निकाह पर निकाह कैसे कर सकती है? यासिर बाहर इसका रिश्ता फिक्स कर चुका था, लेकिन सुनने के बाद वो मजीद बेचैन हो जाती। हर गुजरते हुए दिन के साथ इसकी अजियत बढ़ती जा रही थी। जाने जाने में वो हर शाम इस शख्स का इंतजार करने लगी, जिसने चाहे से जितनी भी मुश्किलात का निशाना बनाकर निकाह कर लिया, लेकिन अब इसका हक बनता था कि वो इस निकाह पर कायम रहे। कुछ दिनों के बाद घर में चहल पहल हुई। एक अधेड़ उम्र की औरत एक शख्स के साथ इन्होंने एक रिश्ता यासिर को दिखाया, इसके बारे में ज़रूरी मालूमात दी और यासिर को भी ये बात अच्छी लगी। तुम्हें तो कोई एतराज़ नहीं है?
وہ یہ بات پوچھ رہا تھا لیکن فارمیلٹی کے طور پر، جیسے اسے بتانا چاہ رہا ہو کہ اگر اعتراض ہے بھی تو وہ کیا کر لے گی اگر اس شخص نے ارادہ کر لیا اسے اس گھر سے بھیجنے کا۔ یاسر نے انہیں کال کر کے بتا دیا کہ رشتہ پکا ہو چکا ہے۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ کیا وہ محبت اور تقدیر دونوں سے ہار گئی؟ اس نے ایسا تو کبھی نہیں سوچا تھا۔ خدا کا واسطہ واپس آ جاؤ، واپس آ کر مجھے کم از کم طلاق دے جاؤ تاکہ میری زندگی آسان ہو جائے۔ ہر شام وہ کھڑکی میں آ کر کھڑی ہو جاتی اور جیسے ہواؤں کے سنگ اسے پیغام بھیجتی کہ وہ شخص جلد سے جلد واپس آ کر اس کی اذیت کو کم کر دے، یہ جانے بغیر کہ دوسری جانب وہ کس قدر بے سکونی کا شکار ہو چکی ہے۔ اپنے غصے اور جذبات میں آ کر اس نے ایک قدم اٹھا تو لیا، لیکن یہ قدم کس قدر بھاری پڑا ہے اسے اندازہ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ دل ہاتھوں سے چلا گیا، وہ لڑکی جو اپنی بے بسی کے ساتھ اسے تسلیم کر کے چلی گئی۔ اب اس لڑکی کا سامنا کرنے سے پہلے وہ 1000 مرتبہ گھبرا رہا تھا۔ حق نواز نے بتا دیا گھر میں رشتے آ رہے ہیں، یاسر اس کی شادی کی تیاریوں کے لیے بے چین ہے، لیکن وہ خاموش تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ سلگ رہی ہوگی یا پھر خوش اور مطمئن، اور اسے یہی تو دیکھنا تھا۔ دوسرے دن وہ خود اپنی بی جان کے ساتھ رشتہ لے کر گیا۔ اس نے ماں سے بات کرنا ضروری نہیں سمجھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کی ماں کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دے گی۔ ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ ہے تمہارے لیے۔ مسز ہمدانی کو دیکھ لو، اپنی بیٹی کے لیے کتنی بےتاب ہے۔ نور کو دیکھ لو، گھر کی کتنی بچیاں ہیں، باہر سے اچھے لوگ ہیں۔ تمہیں کیا حقیقت میں ان سڑے ہوئے لوگوں سے رشتہ قائم کرنا ہے؟ کتنا مغرور اور بدتمیزی کی ہر حد پار کرتے ہوئے انہوں نے مجھ سے تعلق ہی ختم کر دیا۔ اس نے بی جان کو کہہ کر انہیں قائل کیا 2 دن رہتے تھے اس کے نکاح میں، اور وہ جانتا تھا کہ وہ سوچ سوچ کر پاگل ہو چکی ہوگی۔ جب اس روز عصر کے وقت وہ ان کے گھر آ بیٹھا، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے، وہ بڑی باریک بینی سے چیزوں کا جائزہ لے رہا تھا، جیسے اس کے لمس کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ بی جان کو ساتھ لے کر آیا تھا، اگر محبت میں جھکنا اسے کہتے ہیں تو وہ جھک گیا۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر اپنی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ وہ یاسر سے اس کے متعلق بات کر رہا تھا۔ ہم یہاں آپ کی بہن کا رشتہ مانگنے کے لیے آئے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ آپ ہمیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے۔ سب سے پہلے بیجا نے بات کا آغاز کیا۔ یاسر تذبذب کا شکار بیٹھا رہ گیا۔ میں پوری عزت اور احترام کے ساتھ تم سے رشتہ مانگتا ہوں یاسر، مجھے اپنی بہن کا تعلق نصیب کرو۔ وہ دانتوں تلے زبان دے کر کھڑی رہ گئی، سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ لوگ جو بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں ان کے بس میں کچھ بھی نہیں رہتا، کچھ بھی نہیں۔ وہ بے چینی سے ادھر ادھر کے چکر کاٹنے میں مصروف تھی۔ پھر کیا وہ شخص اپنی دادی کو ان کے دروازے پر لے کر آیا؟ آخر کیوں؟ ہزاروں سوالات تھے، ہزاروں جوابات۔ شاید وہ اپنی ساری زندگی اپنے پاس رکھ کر اس سے غلامی کروانا چاہتا ہے۔ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے اپنی انگلیوں کو چٹکھاتے ہوئے ادھر سے ادھر ٹہل کر اپنے متعلق سوچ رہی تھی۔ کوئی بھی راستہ ایسا نہیں تھا جو منزل کی طرف جاتا ہو۔ اس کے پاس موبائل تھا، لیکن موبائل میں اس شخص کا نمبر نہیں تھا۔ نہ ہی کوئی اتنا عرصہ ایک دوسرے کے پاس رہے، ایک دوسرے کا نمبر ہی ایکسچینج کر لیتے۔ زرد رنگ کے شرارے میں وہ اس وقت کھلا ہوا سرمئی پھول لگ رہی تھی جس کی روشنی چاروں طرف پھیل جائے۔ یاسر اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ ایک خطی رقم دیکھنے کے بعد اس نے عین وقت پر لڑکے والوں کو انکار کر دیا اور اپنی بہن کا رشتہ اس شخص سے کر دیا جس کے متعلق وہ سوچتا بھی نہیں تھا۔ عدن کی اپنی انتل کے ساتھ کافی دوستی ہو چکی تھی۔ دونوں کافی دیر تک ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ ایسے جس وقت یہ معلوم ہوا کہ یاسر نے پیسوں کے لالچ میں آخر کسی امیر شخص سے اس کا رشتہ طے کر دیا تو اب اس نے آنکھوں کو بند کر لیا۔ کتنی بے مول تھی وہ! اگر اس شخص کی زندگی میں چلی جاتی تو شاید وہ شکرانے کے نوافل ادا کرتے کرتے نہ تھکتی۔ اس کے نام کے ساتھ مہندی کے ڈیزائن میں زوار شاہ کا نام لکھ دینا۔ اب تو سیدوں کی حویلی میں راج کرنے جا رہی ہے یہ لڑکی۔ ندا نے اس کا موڈ بگاڑتے ہوئے اس سے چھیڑ کھانی کی اور وہ آنکھیں دکھا کر خاموش ہو گئی۔ بس بی بی، اب تو کچھ زیادہ ہی چودرائن لگ رہی ہو۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ وہ شخص صرف اور صرف اسے نفرت کی بنیاد پر حاصل کرنا چاہتا ہے۔ دوسرے دن وہ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ دلہن بنی۔ اتنی حسین دلہن کے خود کو آئینے میں دیکھ کر وہ نہ جانے کتنی دیر مستقل دیکھتی رہی۔ وہ صرف اس بات پر خوش تھی کہ اس کی جان بخش دی گئی۔
इसका निकाह लोगों के सामने नहीं आया, वरना इसकी घर वाले से ताल्लुक खत्म कर लेते। इससे ऐसी अजियत का सामना करना पड़ता जिसकी वजह से वो अपना एतमाद और इज्जत नफ्स खो देती। वो पूरी शान से विराजमान था, ऐसा दूल्हा कि शाह हवेली के शहजादों में ऐसा दूल्हा ना पाया जाता हो। वो जवार शाह के पहलू में आकर बैठी और फिर गर्दन मोड़कर इसका चेहरा देखा जो पहले से देख रहा था। दोनों की नजरें मिली और फिर इसने गड़बड़ाते हुए पलकों को झुका लिया। इसे खौफ आता था इस शख्स से, न जाने क्यों पिछले तमाम रास्ते बंद होने के बाद इसने खुद को एक ही रास्ते में कैद कर लिया। ऐन भागते हुए इसके पहलू में आकर खड़ा हुआ और झुककर इसके माथे पर लब रखते हुए वो आपदीदा हो गई। वो शख्स जानता था कि वो हमेशा इसके लिए इसकी पहली औलाद रहेगा, हमेशा। वो इसे भी वो मासूम सा बच्चा इतना अजीज था कि बेहद। इसके सोगवार से हुस्न को वो देख नहीं पाया, सो हाथ बढ़ाकर नरमी से इसकी हथेली को थामकर अपने मजबूत हाथ में गोया जज्ब कर लिया और वो हैरत से पलकें मोड़कर इस शख्स को देखती रह गई जो इस वक्त बिल्कुल अलहदा मूड में था। किस्मत ने दोनों को कैसे एक दूसरे के सामने ला खड़ा कर दिया और एक दूसरे के सामने खड़ा करने के बाद एक दूसरे में मुंसलिक कर दिया। निकाह में बड़ी ताकत होती है, खुदा ने इसके दिल को मोड़ा था, अगर इसमें थोड़ी सी भी जिद और अना थी भी, लेकिन इसने इस लड़की को सच्चे दिल से तस्लीम किया। वो इसे यासिर से रुखसत करवा कर इसे अपने घर ले गया शाह हवेली, और शाह हवेली में इसका इस्तकबाल अगर बुरा नहीं था तो बहुत अच्छा भी नहीं था। लेकिन मुकाबिल लम्हा लम्हा इसके साथ रहा। कुछ देर के बाद वो मर्दान खाने में उठकर चला गया और इसकी बेगम इसके शानदार से कमरे में विराजमान थी। वो कमरा नहीं था, कोई महल था जिसमें इसका धड़कता हुआ दिल आने वाले खदशों और वसवसों से आगाह कर रहा था। पसीने से नम होती हथेलियों को एक दूसरे में रगड़ कर इसने अंदर के खौफ को कम करना चाहा। दोनों लबों को सख्ती से एक दूसरे में पेवस किए वो सर उठाकर मुंतजर निगाहों से दरवाजे की जानिब देख रही थी। हवेली वालों के दिल में जगह किस तरह बनानी है इसे हुनर आता था, वो बना भी लेती। लेकिन इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इसे इस शख्स की परवाह थी जो दरवाजा खोल कर अंदर दाखिल हुआ। भारी कदमों से अंदर आया, जिससे कमरे की हर चीज ने ठहर कर इसे देखा। कितना शानदार था वो, कितने तीखे नकूश और हसीन मुस्कुराहट और चमकती हुई आंखें। हाँ, इन आंखों ने ख्वाब बुनना सीख लिए थे, वो हसीन ख्वाब जो आंखों की बिनाई को बढ़ा देते हैं, जिन ख्वाबों में महबूब पाया जाते हैं। वही ख्वाब वो इसके सामने आकर बैठ गया। इस रोज की तरह ना ही आंखों में गुस्सा था और ना ही गिरफ्त में सख्ती। नरमी से इसकी आंखों में देखते हुए वो मुबहम सी मुस्कुराहट को लबों में दबाए हुए था, जबकि अपनी पलकों को उठाकर शफक ने इसे देखा। आज इसके चेहरे पर शफक के सारे रंग फूट रहे थे और इन सारे रंगों का हकीकी वारिस ऐसे यकटक देखने में मसरूफ था। किस कदर हसीन लग रही हो तुम, या फिर मेरी आंखों का कमाल है। वो दो जो एक दूसरे को कभी बदतमीज और जुबान दराज कहते नहीं थकते थे, आज एक दूसरे को सरा रहे थे। और यही तो मोहब्बत की शुरुआत होती है। मोहब्बत इस तरह दिलकशी से वजूद में उतरती है और खुद से बेगाना कर देती है। ये देखने वालों की नजरों का कमाल होता है शाह साहब। शायद आपकी आंखें हसीन हैं। इसने लम्हा भर के लिए इसकी आंखों में ठहर कर देखा, लेकिन फिर हार मान ली। इसके बस का काम नहीं था और इसकी बात पर मुकाबिल खुलकर हंसा। यानी आप तस्लीम कर रही हैं कि मेरी आंखें हसीन हैं। वो हाथ बढ़ाकर इसके नाजुक मखमली हाथ को अपने हाथों की गिरफ्त में लेकर इसकी मखरूती उंगलियों से छेड़खानी कर रहा था। ये रिश्ता जबरदस्ती था, आपकी जिद तो कैफियत और जबरदस्ती खत्म होने के बाद ये रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। इसने खौफ के जेरे असर पूछ लिया, लेकिन इसके साथ ही इसकी आंखों में छलकती हुई नमी वाजे हुई और मुकाबिल ने नफी में सर हिलाते हुए झुककर इसके हाथ पर अपने गर्म लब रख दिए। इसके लबों की हिद्दत ऐसी थी कि वो काम करेगी। ये रिश्ता कभी भी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि इस रिश्ते की बुनियादें बहुत मजबूत हैं। मैं मानता हूँ कि मैंने गलती की। वो सर झुकाए इसके सामने इतराफ कर रहा था। महबूब के सामने इतराफ करने में कोई हर्ज नहीं होता। मुझसे गलती हुई है, मैंने तुम्हें हर्ट किया, तुम्हें ब्लैकमेल किया, लेकिन इसके बाद मुझे अंदाजा हो चुका था कि मैं तुम्हें हासिल करने में कामयाब हो गया हूँ, लेकिन खुद को खो दिया है।
یہ اقرار دنیا کا سب سے حسین ترین اقرار تھا اور اس اقرار پر وہ دل و جان سے فدا تھی۔ مجھے اندازہ تھا اگر تمہیں پانا ہے پوری رضامندی کے ساتھ تو پھر سب سے پہلے محبوب کو عزت دینی ہوگی۔ وہ اب کمر سے تھام کر اسے اپنے اوپر گرا چکا تھا۔ دو دل ایک تال پر دھڑک رہے تھے، جیسے ان میں بجتے ہوئے ساز دنیا کے دل فریب ساز ہوں۔ دو دھڑکنیں ایک دوسرے میں پیوست ہو کر دھڑک رہی تھیں۔ اپنی آنکھوں کو جھکائے وہ اس کی گرفت میں پھڑپھڑاتی رہ گئیں، لیکن مقابل نے اس کی نازک سی کمر پر اتنی شدت سے ہاتھ باندھ رکھے تھے کہ وہ اسے پھڑپھڑا ہی پائی۔ اس کی کیسے آزادی اتنی جلدی بھی ممکن نہیں تھی۔ تم بتاؤ، یہ رشتہ تمہارے لیے کیسا ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھ لیا، اور وہ اس بار ہلکا سا مسکرائی، جبکہ مقابل اسے جلدی سے آزاد کر رہا تھا۔ سچ بتاؤں یا جھوٹ؟ وہ اب ذرا سی شریر ہوئی۔ بالکل سچ بتانا، مجھ میں اتنی ہمت ہے کہ میں تمہارے ہر سچ کا سامنا کر سکوں۔ وہ واقعی بہت دلیر تھا۔ اگر میں سچ بتاؤں تو یہ میرے لیے صرف ایک بوجھ تھا، ایک بھاری پن، ضد اور انا کا سفر، لیکن اب ایک حسین اور دل فریب احساس جو ایک حسین شخص کے ساتھ رہ کر ممکن تھا، اور اس کی زبان سے یہ سب کچھ سننا اتنا دل فریب تھا کہ مقابل نے جھکتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیا اور اپنی ساری شدتوں کو اس کے وجود میں انڈیلتا چلا گیا۔ میں صرف تمہارا بن گیا ہوں، صرف اور صرف تمہارا۔ آج تک میں ان باتوں سے دور رہا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ ایک ضدی اور مغرور لڑکی میرے حواسوں پر سوار ہو کر میرے لیے محبت کے قابل بن جائے گی۔ اس کے لبوں کو آزاد کرتا وہ اس کی گردن میں منہ چھپا گیا۔ آپ کے گھر والے اس رشتے کو تسلیم کر چکے ہیں، وہ اس کو اپنے دل کے خوف کی وجہ سے پوچھ رہی تھی۔ کر چکے ہیں؟ اب ان کے دل میں جگہ کیسے بنانی ہے؟ وہ ہنر تمہیں آتا ہے میری جان؟ اس نے شفق کے چہرے کے سارے نقوش اپنے لبوں سے چھو لیے۔ وعدہ کرے کہ کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ وہی وعدے ہیں جو ہر عورت کا خوف ہوتا ہے، اور اس خوف کو وہ ہتھیلی میں باندھنا چاہتی ہے۔ میں دل و جان سے وعدہ کرتا ہوں، خدا کو حاضر ناظر رکھ کر، میں ہمیشہ تمہارا رہوں گا۔ اور وہ خود بے قرار تھا ایک حسین وعدے کے لیے، سو اتنا تو بنتا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے میں بازو ڈال کر ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کو قید کر لیتے۔ اگلے آنے والے دنوں میں اس نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ واقعی محبت کرنے والا شوہر ہے۔ یاسر چند دنوں تک عدن کی ذمہ داری نبھا پایا، لیکن چند دنوں کے بعد وہ عدن کو اس کے پاس چھوڑ گیا۔ نہ ہی حویلی میں کسی کو اس بات سے کوئی غرض تھی، اور نہ ہی مقابل نے کبھی اس پر اعتراض اٹھایا، سو وہ چپ چاپ اپنے جان سے پیارے بھتیجے کو اپنے دل کے قریب رکھنے لگی، جو اسے ہمیشہ سے بے حد عزیز تھا، جس کے ساتھ ہونے والی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اذیت کے علاوہ کچھ نہیں تھی۔ گھر والے اب آہستہ آہستہ اسے تسلیم کرنے لگے تھے۔ صرف ایک ہفتے کے اندر اندر سربراہان کو یہ احساس ہونے لگا کہ مقابل کا انتخاب بہترین تھا۔ وہ تھی ہی قابل محبت، جو ہر رات اس کے بازوں میں بکھر کر اپنی محبتوں کو چن لیا کرتی۔ اگر وہ ضد لگاتی، انا کا مسئلہ بناتی، تو بھی وہ شخص اس پر حاوی تھا، اور چپ چاپ اس کی محبتوں کو تسلیم کر کے اس پر راضی ہو جانا کیسا تھا؟ سو وہ راضی ہو گئی۔ اسے راضی ہونا آتا تھا، یہی تو اس کی خصلت تھی، اور جو راضی ہوتے ہیں شکر کرتے ہیں، پروردگار انہیں پہلے سے زیادہ نوازتا ہے۔ سو خداوند عالم ایسے نوازتا چلا گیا، اور اس کی نیت کے زیر اثر، کیونکہ وہ نیتوں سے واقف ہے۔ امید ہے ہماری آج کی سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر سٹوری پسند آئی ہو تو اپنا فیڈ بیک لازمی شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔